हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं अपने अपने घरों में। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज़ लॉकडाउन के रूल्स का, गाइडलाइंस का अच्छे से पालन करिए और घर में बैठ के आराम से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। ठीक है। हम अपनी ज्योग्राफी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखना, या भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको देखना शुरू किया था। हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 2 पार्ट्स में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स एक्सेट्रा। ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अब जाएंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स और पार्ट 3 कवर करेंगे आज, और ये आखिरी पार्ट होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, या फिर जिसको थार डेजर्ट को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है भारत का, इसको आज हम देखते हैं। तो ये पहले कहाँ है, इसके लोकेशन क्या है, इसके अड़ोस पड़ोस में क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, वो हम देख लेते हैं। ये अरावली आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो अरावली के उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट में है हमारे क्या, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है या थार डेजर्ट है। ठीक है। ये अरावली के उत्तर पश्चिम में। ठीक है। नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। स्वाभाविक एक बाउंड्री, एक सीमा जैसी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो राजस्थान में है। 60 से 61% एरिया जो इसका है राजस्थान में है। बाकी स्टेट्स में भी है, इधर पंजाब में भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा यहाँ पे गुजरात में भी है, लेकिन ज़्यादातर एरिया जो है वो राजस्थान में है। बाउंड्री की जहाँ तक हम बात करें, या इसके आजू बाजू क्या चीज़ें हैं जो इसको बॉर्डर करती हैं, तो देखिए इंडस रिवर प्लेन आ जाएगा वेस्ट में, यानी कि इसके पश्चिम में ये इंडस नदी आपको दिख रही होगी और इसकी ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसके द्वारा जो बनाए गए प्लेन्स हैं या जो मैदानी इलाका है वो है थार डेजर्ट के पश्चिम में या वेस्ट में। पंजाब प्लेन आ जाएंगे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, ये वाला जो एरिया है। ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसके उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाके में आ जाएंगे पंजाब प्लेन्स। अरावली जैसा कि मैंने बताया इधर पर है, यानी कि साउथ ईस्ट। अगर हम थार के नज़रिए से देखें तो इसके दक्षिण पूर्वी स्थिति में कौन है, अरावलीज हैं। ठीक है। और साउथ में यानी ये वाले एरिया के नीचे है रण ऑफ कच्छ। ठीक है। स्लोप की, यानी इसकी जो ढलान है वो 2 तरफ है। जो नॉर्दर्न स्लोप है, जो उत्तरी इसकी ढलान है, वो सिंध की तरफ है, और जो सदर्न है वो रन ऑफ कच्छ की तरफ है। ठीक है। सैंड ड्यून्स, यानी जो सैंड की ऐसी पहाड़ियाँ जैसी छोटी छोटी बनती है, उनसे ये कवर्ड है ना। बहुत कम बारिश होती है यहाँ पर, केवल 150 mm पर ईयर, है ना। लूनी जो इकलौती नदी है जो इस रीजन से, बड़ी नदी है जो थोड़ी, वो यहाँ से बहती बहुत सी हैं सीजनल नदियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सूख जाती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बिलीफ है कि मेसोजोइक एरा या जो मध्यजीवी महाकल्प था, उस समय जो थार था वो एक्चुअली डेजर्ट नहीं था, वो पानी के नीचे था। ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे सबूत मिलते हैं हमको, काफ़ी सारे फॉसिल्स मिलते हैं हमको। एक वुड फॉसिल्स पार्क है आकार रीजन में, और मरीन डिपॉजिट्स जो ब्रह्मसर, जो मरीन डिपॉजिट्स है ब्रह्मसर जैसलमेर में, उससे साबित होता है। एक्चुअली बहुत से फॉसिल मिलते हैं जिनमें हमको पेड़ों की रिंगी ऐसी आकृतियाँ मिलती हैं। ठीक है। तो साबित होता है कि बहुत बड़े बड़े जामुन या बहुत मोटे मोटे पेड़ और काफ़ी बड़ा मरीन एरिया यहाँ पे था। ऐसे हमको फॉसिल्स जीवाश्म में से मिलते हैं जिनसे ये साबित होता है। और ये वुड फॉसिल्स काफ़ी पुराने हैं, करीबन 180 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। मतलब ये काफ़ी रीसेंट बात नहीं, काफ़ी पुरानी बात है। ठीक है। और इसका जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर है, मतलब ऊपर तो रेतीला पूरा ऐसे ड्यून्स वगैरह है, लेकिन उस रेत के नीचे जो पत्थर है वो क्या है, वो एक्सटेंशन है। हमने पेनिनसुला प्लाटो पढ़ा था, जो पठार रीजन पढ़ा था हमने, दक्कन का पठार, उसी का ये एक्सटेंशन है। ठीक है। मतलब अगर आप पूरा वो रेतीला हिस्सा है उसको खोद के अगर आप नीचे पहुंचेंगे तो वहाँ पर पत्थर पाएंगे। किस प्रकार के पत्थर, जैसे दक्कन के पठार में, पेनिनसुला प्लाटो में जिस प्रकार के मिलते हैं वो। पर उसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो डेजर्ट है, वो क्यों बना, फिजिकल वेदरिंग, मतलब हवा गर्मी, इस वजह से जो वेदरिंग हुई है ना, उस वजह से यहाँ पर डेजर्ट है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी जो पश्चिमी इलाका है, जो वेस्टर्न थार है ना, वो मरुस्थलीय है, मतलब ये वाला एरिया। ठीक है। वो बिल्कुल डेडलैंड है, मरुस्थलीय है वहाँ पर। जो ईस्टर्न थार है वो सेमी एरिड है, मतलब वो है बहुत सूखा है वो भी, लेकिन उससे कम है, इससे बेहतर इलाका है। इसको बागर रीजन भी बोलते हैं, है ना। यहाँ काफ़ी
पतली लेयर है सैंड की, इसीलिए। सदर्न रीजन में इस डेजर्ट के दक्षिणी इलाके में बहती है लूनी नदी, जिसका मैंने अपना नाम अभी नाम लिया। नॉर्दर्न रीजन यानी उत्तरी इलाके में सॉल्टी लेक्स हैं, सांबर लेक यहीं पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं, या जो डेजर्ट में पाई जाने वाली जो कुछ टर्म्स हैं या कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए हम इनको देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है बरचांस। ये एक तरह के मून के आकार के, क्रेसेंट मून होता है ना, जो ऐसा वाला जो चांद होता है, इसके आकार के ड्यून्स होते हैं। ये देखिए, ये एक सैंड ड्यून है, ठीक है, यही है बरचान, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं इंडो पाक बाउंड्री की तरफ, लेकिन ज़्यादातर बरचान पाए जाते हैं। तो देखिए, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स मतलब ऐसे जो बिल्कुल ऐसे लंबी धारा में हवा के बहने की वजह से यहाँ पर बने हैं, है ना। जो बरचान है, देखिए इसमें हवा का डायरेक्शन ऐसा है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा लीवर्ड साइड जैसा बन जाता है, जैसे पहाड़ में लीवर्ड साइड होता है ना, जहाँ पर हवा नहीं लगती, वैसे। और इस वजह से बनते हैं ये बरचान, ठीक है। ये ऐसा शेप है, देखिए जैसे चांद का शेप हो ना, वैसा, ठीक है। यही है बरचान। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और मशरूम रॉक्स पाए जाते हैं, मतलब ऐसे जो यहाँ नीचे से हवा चलने की वजह से, वेदरिंग की वजह से नीचे का जो हिस्सा है वो पतला है और ऊपर मशरूम की तरह है। मशरूम आपने देखा होगा, सब्जी वगैरह खाई होगी मशरूम का, बस वही शेप है। ओएसिस मिलते हैं यहाँ पे, मतलब डेजर्ट या सेमी डेजर्ट के बीच में एक थोड़ा सा फर्टाइल लैंड जो होता है उसको ओएसिस बोलते हैं, है ना, इस प्रकार का। और ये पाए जाते हैं ज़्यादातर थार के दक्षिणी हिस्से में, ठीक है। ये तो हो गए हमारे क्या बोलते हैं डेजर्ट्स और उनके फीचर्स। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की, मतलब जो तटीय इलाके में मैदान पाए जाते हैं ना, उनकी हम बात करेंगे। मतलब ये वाला जो आपको पर्पल हिस्सा दिख रहा है ना, ये इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ देखा था हमने वेस्टर्न घाट्स हैं, और यहाँ हमने देखा था कि ईस्टर्न घाट्स हैं। तो ईस्टर्न, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और जो ये तट है, पश्चिमी तट, इसके बीच में जो ये मैदान है, ये हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या पश्चिमी तटीय जो मैदान है। और जो ईस्टर्न घाट्स थे हमारे, और जो ये कोस्ट है, इसके बीच में जो ये प्लेन है, थोड़ा सा मैदान है, ये हो गया हमारा पूर्वी कोस्टल प्लेन, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें हम पहले देख लेते हैं हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, या जो पश्चिम के तरफ मैदान पड़ता है उसके बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, ये किसके बीच में सैंडविच्ड है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं और अरेबियन सी, इस तरफ यहाँ पर अरेबियन सी है और ये वेस्टर्न घाट्स हैं, और ये जो इलाका है, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पश्चिमी कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। ये सबमर्ज्ड प्लेन्स हैं, मतलब ये डूबे हुए हैं। यहाँ पर पानी जो यहाँ पर जितनी भी भूमि है वो ज़्यादातर डूबी हुई है, दबी हुई है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर हार्बर्स या पोर्ट्स पाए जाते हैं, क्योंकि जो शिप्स हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए आसानी होती है ज़्यादातर कोस्ट के पास आने में, ठीक है। कितनी लंबाई है इनकी? 1500 किलोमीटर, सूरत से या गुजरात वाले इलाके से लेके और केप कॉमरिन तक, यहाँ कहीं तक, ये पूरा 1500 किलोमीटर इनकी लेंथ है। अच्छा, यहाँ से क्यों नहीं लिया है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है, जब हम इनका नामकरण देखेंगे। ये सबसे वैसे तो ये बहुत पतला स्ट्रिप है, केवल 10 से 15 किलोमीटर वाइड होंगे। अच्छा, वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से सक्रिय है, ठीक है। ये स्ट्रिप जो है ये बहुत पतला है, केवल 15 या 10 किलोमीटर इनकी चौड़ाई होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लंबा या चौड़ा है ये, वो है अप्रॉक्सीमेटली 160 किलोमीटर की विड्थ हो जाती है। कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है, जहाँ पर बॉम्बे हाई फील्ड है, यहाँ से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर एस्चुरीज बनाती हैं नदियाँ, और इसीलिए पिसी कल्चर या मत्स्य पालन के लिए आइडियल एकदम कंडीशंस देती हैं। एस्चुरीज, डेल्टास, लगून्स, ये सब हम रिवर्स पढ़ेंगे, तब हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ बहनी वाली या यहाँ आकर मिलने वाली जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो है नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। मेजर नेचुरल पोर्ट्स, मतलब ये बनाए नहीं, मैन मोड नहीं, नेचुरली इस प्रकार की कंडीशन है कि यहाँ पर हार्बर्स या पोर्ट्स बन गए हैं। तो ये मेजर इस प्रकार के नेचुरल पोर्ट्स कौन कौन से हैं? कांदला, माजागांव, जेएलएन पोर्ट नावाशेवा, मार्मागांव, मैंगलोर, कोचीन।
ये नाम आ जाते हैं डायरेक्टली कि इनमें से कौन सा नेचुरल पोर्ट नहीं है या पोर्ट नहीं है, इस तरीके से। इसलिए अगर आपको थोड़ा अंदाजन अगर हो कि कौन सा पोर्ट है इनमें से, तो एक अच्छा होगा। आप बार बार पढ़ेंगे, मार्क करेंगे मैप में, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इनका नामकरण देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि सूरत से लेके हम देखते हैं कि यहाँ तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और उनकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है, या जो लेंथ है। होता क्या है, जो जियोलॉजिस्ट हैं उनमें आपस में झगड़ा चल रहा है कि ये जो हिस्सा है ये एक्चुअली में प्लेन है या फिर ये पठार है या प्लाटो है, क्योंकि इसको बोलते हैं कि ये जो पेनिनसुला प्लाटो हमने पढ़ा था ना, ये इसी का एक्सटेंशन है यहाँ पे। लेकिन इतना घस चुका है ये पठार कि अब ऑलमोस्ट प्लेन या मैदानी इलाका हो चुका है। तो इसलिए बोलते हैं इनको भी प्लेन्स ही हैं, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है जियोलॉजिस्ट के बीच में। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई सूरत से नीचे से हम कोस्टल प्लेन मानेंगे, उसके ऊपर आपको जो मानना है मान लो। पर इनके अलग अलग नाम है एरिया के हिसाब से, और वो हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, देखिए कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट, ये है गुजरात में, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये दोनों मिला के बना रहे हैं काठियावाड़ प्लेन्स। फिर उसके बाद जो महाराष्ट्र का ज़्यादातर हिस्सा और गोवा और बहुत ही थोड़ा हिस्सा कर्नाटका का, ये तीनों मिलके बनाते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक है, इसकी जो लार्जेस्ट या सबसे बड़ी सिटी है इस कोस्ट पे, कोंकण कोस्ट पे, वो है मुंबई। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कन्नड़ कोस्ट, ये ज़्यादातर कर्नाटका एरिया को कवर करता है। अच्छा, एनसीईआरटी के मुताबिक इसको बोलते हैं गोवन कोस्ट। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर वर्ड है वो ये है कि इसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। सबसे आखिरी में आ जाता है हमारा मालाबार, जो ज़्यादातर केरला जो पूरा स्टेट है उसको कवर करता है, वो है मालाबार कोस्ट या मालाबार प्लेन्स। इसका सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो है कोच्चि। ठीक है, जिसका पूरा नाम कोचिन था। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसकी एक और ख़ास बात है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उनमें कुछ खासियत हैं, वो हम देख लेते हैं। जो मालाबार हमने देखा, केरला का जो कोस्टल प्लेन्स है, वहाँ पे बैक वाटर्स और लगून्स बहुत फेमस हैं। ठीक है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे क्या होते हैं। ये सारे जो शब्दावली है ना, कीवर्ड, बैक वाटर्स, लगून्स, एस्चुरीज, डेल्टास, बेस, गल्फ्स, इन पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप अभी शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि पानी का वो हिस्सा जो समुद्र से आता है और वापस नहीं जाता, या रिवर का वो हिस्सा जो जिसमें करंट नहीं है, जिसमें बहाव नहीं है, इसलिए वो मिलता नहीं है सागर में जाके, शहर की तरफ रहता है, ज़्यादातर कोस्ट की तरफ रह जाता है। ठीक है, तो ये बैक वाटर्स या जो लगून्स हैं ये बहुत फेमस हैं मालाबार में, केरला में। आपने केरला बैक वाटर्स का बहुत नाम सुना होगा, हाउस बोट्स वगैरह चलती हैं, इस तरह का होता है। ये देखिए, ये नदी बह रही है, यहाँ पे बोट चल रही है। ठीक है, इनको बोलते हैं कयाल्स, बहुत फेमस है। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ये शब्द आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए, फिशिंग के लिए यूज़ होता है, इनलैंड नेविगेशन, मतलब यहाँ अंदर बसेस जैसी चलती हैं बोट के फॉर्म में। ठीक है, केरला में गई हूँ, बहुत सुंदर लगती है ये जगह। दोनों तरफ मकान है और एक वैली जैसे है बीच में से। आपने वैटिकन की फ़ोटोज़ देखी होंगी, इसको अलप्पी एक जगह है केरला की, उसको इंडिया का वैटिकन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कयाल्स हैं एक्चुअली में, जो ये इस तरह की चीज़ें अंदर बह रही हैं, जो इनको कयाल्स बोलते हैं मालाबार में। ठीक है, ये टूरिज्म, इनलैंड नेविगेशन और फिशिंग के लिए बहुत फेमस है। दूसरी बात, इसी प्रकार की एक कयाल में जिसका नाम है पुन्नामदा कयाल, केरला में, वहाँ पे द फेमस नेहरू ट्रॉफी होती है, वल्लमकल्ली बोट रेस। ठीक है, इस प्रकार के बहुत ही भयानक बड़े बड़े बोट्स होते हैं और इनमें ये रेस होती है। और वो जो रेस है, बोट रेस, उसके लिए जो ट्रॉफी हेल्ड है, दैट इज़ कॉल्ड नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ध्यान रखें। हम देख लेते हैं अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने बोला, ये अब सैंडविच्ड है। ये जो ईस्टर्न कोस्ट दिख रहा है हमको, आपको ये तट दिख रहा है पूर्वी, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं, है ना, इन दोनों के बीच का जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये वाला जो इलाका है, ये हो गए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये काफ़ी वाइड हैं और लेवल हैं। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच होते हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, वेस्ट बंगाल है ना, अपना वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल दिख रहा है आपको, इसके कोस्टल एरिया से लेके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और ये एंड में आ गया यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ तक
ये चौड़े हैं ज़्यादा वेस्टर्न कोस्ट से, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी। इमर्जेंट कोस्ट है, मतलब जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ये सब हमने पढ़ा है डिटेल में, आप जाके देखिए, है ना। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ना वो 500 किलोमीटर इनटू द सी वो एक्सटेंड होता है। मतलब यहाँ पर जो ज़मीन है वो ज़्यादा एक्सटेंड होती है, ज़्यादा गहरा पानी जो नहीं है, ज़्यादा एकदम से नहीं आता है गहरा पानी, इसलिए यहाँ पर पोर्ट्स और हार्बर्स नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं उनके लिए आसान नहीं है यहाँ पर आना और पोर्ट करना, ठीक है। इसलिए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कम पोर्ट्स और हार्बर्स हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं डेल्टा? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। और एक्चुअली नदियों के ही बीच का जो डिवीजन है उसी हिसाब से इनका नॉमेनक्लेचर है या नाम रखा गया है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। उत्कल प्लेन्स जो हैं ये उड़ीसा वाला जो इलाका है थोड़ा सा, ये उत्कल प्लेन्स कहलाता है, ठीक है। ये कौन कौन सा रीजन इसमें आता है? जो डेल्टा रीजन है इन 3 नदियों का, महानदी, ब्राह्मणी और बैतरानी जो नदियां हैं, इनका जो डेल्टा है रीजन है उसको बोलते हैं उत्कल प्लेन्स, ठीक है। उड़ीसा में ही शुरू होकर उड़ीसा में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जो सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है भारत का, चिलिका लेक, वो इसी में है, महानदी डेल्टा में, और वो है कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। आप ये मैप में जाके आज देखेंगे, इसको मार्क करेंगे। ये कई बार डायरेक्ट मैपिंग क्वेश्चन आया है यूपीएससी में कि आप मार्क करिए ये जो जगह दिख रही है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो नाम है वो है नॉर्दर्न सिरकार। देखिए जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का एरिया है ये वाला, ये हो गया नॉर्दर्न सिरकार। जो महानदी और गोदावरी जो है ना यहाँ कहीं से बह रही हैं, इनके बीच का जो रीजन है, जो कोस्टल प्लेन है, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार। और सबसे एंड में, मतलब आंध्र वाला एरिया निकाल के पूरा तमिलनाडु तक, ये हो गया कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ कौन सी नदियाँ आ रही हैं? कावेरी और कृष्णा, ठीक है। तो ये हो गया ईस्टर्न और कोस्टल प्लेन्स। अब बचे हमारे द्वीप या आइलैंड्स, वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए हमको पता है कि दो तरफ हमारे देश में आइलैंड्स हैं, है ना, और एक तरफ है अंडमान निकोबार और दूसरी तरफ है लक्षद्वीप। तो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया जो है वहाँ पर है कौन से? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और अंडमान निकोबार किस तरीके से डिवीजन है? देखिए जो नॉर्थ में है ये है अंडमान और जो साउथ में है वो है निकोबार, ठीक है। इतना सिंपल है मामला बस। ये कैसे सेपरेटेड है? मतलब इनके बीच में क्या आता है? वाटर बॉडी, जो उथली थोड़ी कम गहरी वाटर बॉडी होती है ना सी की, उसको बोलते हैं चैनल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में है, ये दिख रहा है आपको 10 डिग्री चैनल। हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़े थे, अक्षांश और देशांतर, है ना। तो ये अक्षांश यहाँ से जो 10 डिग्री है वो निकल के जाता है, इसीलिए बस इसका नाम 10 डिग्री चैनल है, और कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, या अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, इस तरह की चीज़ें, है ना। लोकेशन की हम बात करें तो 6 डिग्री नॉर्थ, 14 डिग्री नॉर्थ, पूरी तरीके से हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है जैसे कि आपको पता है, और 92 डिग्री ईस्ट और 94 डिग्री ईस्ट में ये सिचुएटेड है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि ये एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन्स का, मतलब ज़मीन के नीचे माउंटेन्स अगर हैं तो ये उसका उथला हिस्सा है बस, ठीक है। अच्छा, बैरन आइलैंड जो है ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो, मतलब अभी भी जागृत अवस्था का एक वॉल्केनो है जो इंडिया में, वो इन्हीं में सिचुएटेड है। और एनसीईआरटी के मुताबिक ये है निकोबार में, ठीक है। वैसे आप इन जनरल देखेंगे तो बाकी जगह ये जानकारी दी है कि ये अंडमान में है, लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम यही याद रखेंगे कि बैरन आइलैंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। और ऐसे तो देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अंडमान सी में लोकेटेड है, कुछ 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है ये अंडमान की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर उससे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, तो 572 आइलैंड्स और आइलैंड्स छोटे आइलैंड्स, ठीक है, इनका ये ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड आर्किपेलागो, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल ग्रुप हैं या सबसे इम्पॉर्टेंट जो आइलैंड्स हैं उसमें रिचीज आर्किपेलागो और लेब्रेंथ आइलैंड ये आ जाता है, ठीक है। ये हो गए
हमारे अंडमान निकोबार। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं हमारे जो पश्चिमी तरफ है अरेबियन सी, वहाँ पे कौन से है, लक्षद्वीप। ठीक है। ये कुछ 36 आइलैंड हैं, इनमें से 11 में लोग रहते हैं। 11 इनहेबिटेड है, मतलब 11 में एक्चुअली लोग रहते हैं। और इसके अलावा ये कोरल डिपॉजिट से बने हैं। कोरल्स आपको पता होगा, मूंगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनसे बना हुआ है। और ये कुछ 280 किलोमीटर 480 किलोमीटर ऑफ केरला कोस्ट होगा, मतलब केरला कोस्ट से अगर हम डिस्टेंस लें इसका तो ये होता है। मिनिकॉय आइलैंड जो है इसका सदर्न मोस्ट आइलैंड है। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ग्रुप है आइलैंड्स का, ये छोटे 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 जो दिख रहे हैं, इनमें सबसे छोटा सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है मिनिकॉय। नाम मिनिकॉय है लेकिन सबसे बड़ा है। ठीक है। और इसका जो एरिया है वो है 453 स्क्वायर किलोमीटर्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स जो होते हैं या प्रवाल भित्तियाँ जिनको बोलते हैं, ये दोनों अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं और लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर लक्षद्वीप इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पर दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। कोरल्स या मूंगा जिसको मिर्जान भी कहते हैं, एक छोटा सा समुद्री जीव होता है। इट्स अ वेरी स्मॉल सी लाइफ होती है। ठीक है। एंड इट इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नंबर्स, लाखों करोड़ों की संख्या की एक ग्रुप में ये रहते हैं। इसके बारे में हम बायोडाइवर्सिटी जब पढ़ेंगे उसके टाइम हम बात करेंगे। अभी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं हमने आज जो भी देखा उसके ऊपर। ठीक है। ये हमारा फिजिकल फीचर्स पार्ट 3 खत्म हो गया। मतलब फिजिकल फीचर्स हमने इंडिया के पूरे देख लिए हैं। एक बार आप तीनों वीडियोस को साथ में देखिएगा और इनसे संबंधित जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी उनको भी साथ में देखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड, मतलब इनमें से कौन सा जो पेयर ऑफ आइलैंड्स है, जोड़ा है जो द्वीपों का, वो एक दूसरे से अलग होता है या अलग किया जाता है 10 डिग्री चैनल द्वारा। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2014 में आ चुका है। ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट किए जाते हैं 10 डिग्री चैनल द्वारा। ठीक है। बरखान्स या बरचांस क्या हैं, ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया कि मून शेप, क्रिसेंट मून शेप के ये सैंड ड्यून्स हैं। ठीक है। ये क्वेश्चंस भी डायरेक्टली यूपीएससी में आया, मेरे ख्याल से इसी साल आया है, या ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन है। इनमें से किस में कोरल रीफ्स हैं, वही प्रवाल भित्तियां जिनको बोलते हैं, या मूंगा पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए, ऐसे तो लक्षद्वीप ही इसके लिए फेमस है ना, लेकिन अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं इन जनरल, इनकी अवेलेबिलिटी या प्रेजेंस कहाँ पर है, तो हम अंडमान में भी पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में, गल्फ ऑफ कच्छ एरिया में भी पाए जाते हैं और गल्फ ऑफ मन्नार में भी पाए जाते हैं। सुंदरबंस में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो केवल 1, 2 और 3 हो गया। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है, उसके मटेरियल में अगर आप जाएंगे तो उसके 15वें चैप्टर में ये दिया हुआ है कि मेजर रीफॉर्मेशंस इंडियन जो सागर हैं और महासागर हैं उनमें कहाँ कहाँ होते हैं। तो इसमें दिया है कि गल्फ ऑफ मन्नार में है, पॉक बे में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, अंडमान निकोबार में है और लक्षद्वीप में भी है। देखिए, इस क्वेश्चन में लक्षद्वीप दिया ही नहीं है, जबकि सबसे पॉपुलर वही सोर्स है। पर यूपीएससी इसी प्रकार के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ये ज़्यादातर क्वेश्चन में यूपीएससी प्रीलिम के देखते हैं, क्योंकि अगर आप हायर लेवल तैयारी करेंगे नीचे का अपने आप हो जाता है। ठीक है। इन स्टेटमेंट, जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, इन पे विचार करिए। जो बैरन आइलैंड वोल्केनो है वो एक्टिव वोल्केनो है जो कि इंडियन टेरिटरी में है। अगला है कि बैरन आइलैंड जो है वो 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार है, मतलब लोकेशन की बात हो रही है। अगला है कि जो बैरन आइलैंड है लास्ट टाइम कब इरप्ट हुआ था, 91 में, और उसके बाद वो सुप्त अवस्था में या इनएक्टिव ही रहा है। देखिए, यहाँ एक चीज़ होती है, टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन, मतलब हम एक एक करके स्टेटमेंट्स वो जो हमें लगता है गलत है उनको हम अलग करते जाएंगे और उसी से फिर हम देखेंगे कि क्या जवाब हो सकता है ऑप्शन के थ्रू। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि बैरन आइलैंड जो है वोल्केनो, ये एक्टिव वोल्केनो है और ये भारत की टेरिटरी में है। ठीक है।
अच्छा, दूसरा, आप अगर श्योर नहीं है लोकेशन कहाँ है तो आप तीसरे पे जा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 हमको पता है डेफिनेटली सही है, तो ये तो अपने आप दोनों चले गए। अब 3 देखते हैं हम। आखिरी बार जो बैरन आइलैंड वॉल्केनो है, ऐसा बोला जा रहा है कि 91 में इरप्ट हुआ था और तब से इनएक्टिव रहा है। देखिए ये गलत है, क्योंकि जो बैरन आइलैंड वोल्केनो है वो फिर से एक्टिव हुआ था एक्चुअली मार्च 1991 में, और फिर सेकेंड फेज ऑफ इरप्शन यानी फिर से इसका उभरना शुरू हो गया 1995 से। तो इसका मतलब ये कि ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये तो गलत हो गया कि भाई नहीं, ये इनएक्टिव तो नहीं है 91 से, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, ओनली 1, ठीक है। इसी प्रकार एलिमिनेशन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज़्यादातर, अगर स्टेटमेंट्स वाले आ रहे हैं तो। और क्वेश्चंस देखते हैं। पूछा गया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कि इनमें से कौन सा एक हार्बर नहीं है, बंदरगाह नहीं है। देखिए कोचिन है, मैंगलोर है, कांडला भी है, बैंगलोर हमको पता है कि नहीं है, तो इसका आंसर हो गया बी। अच्छा, अगला क्वेश्चन फिर से एमपीपीएससी का है कि ऐसा कौन, इनमें से स्टेट बताइए जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, मतलब तटीय रेखा किसकी सबसे ज़्यादा है। देखिए आपको को कंफ्यूज नहीं होना है कि महाराष्ट्र हो, आपको लग सकता है केरला लग सकता है, लेकिन हमेशा जो मुड़ी हुई होती है, मुड़े हुए इलाके होते हैं ना, इनका जो लेंथ है वो ज़्यादा होता है, भले ही दिखता नहीं है किसी रेखा के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पर जो जवाब है वो है गुजरात। एक्चुअली गुजरात की जो तटीय सीमा है, जो देखिए आप पूरा ऐसा घूमता है, ऐसा कान जैसा शेप बनाता है, राइट, तो गुजरात की हमारे यहाँ सबसे लंबी कोस्ट लाइन है या तटीय रेखा है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा आइलैंड जो है ये वोल्केनिक ओरिजिन का है, ये एमपीपीएससी में पूछा गया है 2016 में। हम बैरन आइलैंड की कई बार बात कर चुके हैं। फिर पूछा गया है एमपीपीएससी में ही कि कयाल क्या होते हैं, हमने अभी बात की थी। ये क्या है, लगून है केरला के। लगून क्या होते हैं हम चर्चा में डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी आगे। और सो गाइस दिस इज़ इट। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए, इंडिया के फिज़िकल फीचर्स हमने शॉर्ट में लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से कवर किए हैं, और क्वेश्चंस के हिसाब से कवर किए हैं। मैंने कोशिश की है कि जिन एरियाज से सवाल आते हैं उन्हीं के बेसिस पे मैं आपसे बात करूं। तो ये हुआ इंडिया का फिज़िकल फीचर्स। हमारी ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है ज्योग्राफी की, और इसके बाद हम जो ज्योग्राफी में कवर करेंगे वो हम इंडिविजुअल मैपिंग करेंगे, मतलब हम रिवर्स देखेंगे या ऐसे कीवर्ड्स जो आपको समझना है या जो टफ होते हैं, जिनमें कन्फ्यूजन होता है, जैसे डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होती है, लगून क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। तो गाइज अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और प्लीज़ सिचुएशन को लाइटली ना लें, क्योंकि इंडिया में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। सो स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एज मच एज पॉसिबल, एंड स्टे हैप्पी।